गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा सबको आज देखकर, क्योंकि 2 दिन से संख्या कम थी, अब बढ़ी है। और आगे से आशा करती हूँ कल से अभी आज मेरा मैसेज पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर की कटिंग आई है कि समर्थ पोर्टल पर आप लोगों की अटेंडेंस रोज अपलोड होगी, तो रोज क्लास में आइए। 100 में एक दिन जब कभी तबीयत खराब है, शादी में जाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो कभी हो सकता है ऐसा कि कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन लिख के भेज देना मुझे, या वैसे ही बता देना व्हाट्सएप पे, मैम आई एम ऑन लीव टुडे, रीजन। ठीक है, इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर और इस बार गवर्नमेंट थोड़ी सख्त है, जिसकी अटेंडेंस कम रहेगी उसको इस बार परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। और इसको इजी मत समझना, अरे कोई नहीं, ऐसा तो कहते हैं, वास्तव में ऐसा होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। मैं अभी तुम्हारी अटेंडेंस लूंगी जाके समर्थ पे, कितने बाय नेम तुम्हारी अटेंडेंस अपलोड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। हमारा 2 दिन से हमारे जो पिछले टाइम से टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। वीडियो कुछ कारणों से अपलोड नहीं हो पा रही है, कोशिश करूंगी आज एक वीडियो तो अपलोड हो जाए। अभी मैंने लगा रखा था, सुबह से अब तक लगा रखा था, अपलोड ही नहीं हुई आज, थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, मैं कर दूंगी, तो आप उन जो बचे, बाकी ये तुम सब तो आए थे, जैसे सोफी आई थी, ठीक है, अनीशा थी क्लास में, और मुस्कान और ये साक्षी वगैरह सब लोग आए थे, बाकी तुम लोग स्पेशली, ठीक है, जो आज आए हैं, तो आप सभी लोग उस वीडियो को देख के अपना सिलेबस कवर कर लेना। ठीक है, ठीक है, नाश्ता करके आए? आवाज नहीं आई ना मुझे? अच्छा, ये ज्यादा ही कराया। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले का रिपीट करूंगी, तब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। देखिए, वर्ण व्यवस्था, यदि मैं बात करूं, परंपरागत हिंदू सामाजिक व्यवस्था, ध्यान, मेरे एक एक शब्दों को ध्यान दो। परंपरागत यानी ट्रेडिशनल हिंदू सोशल सिस्टम, उसका जो आधार था, परंपरागत यानी पहले, जिस समय हमारे समाज अस्तित्व में आया था। तुम एक बात मुझे आज ये बताओ, तुम कब से जानते हो, इतिहास में अगर तुम सोचो तो कब से जानते हो कि समाज कब से शुरू हुआ? कौन सी सभ्यता से? वैदिक सभ्यता से। और बिल्कुल सानिया ने सही बताया, जो वास्तव में हम पहचान करते हैं कि समाज की शुरुआत किस उससे हुई, तो वैदिक सभ्यता को आधार माना जाता है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्योंकि आर्यों की बात करते हैं, मैंने तुम्हें आर्यों के बारे में बताया था। हम लोग, जैसे हम प्रजाति की बात कर रहे हैं, हम कहां से आए? ठीक है, फिर कहते हैं इंडियंस जो हैं, हम सब इंडियंस हैं। हम प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, निग्रोयाड, 3 प्रजाति होती है, तो हम क्या हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड का मिक्सचर है, 2 प्रजातियों का मिक्सचर माना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के मूल निवासी थे द्रविड़ प्रजाति के लोग। आर्य जो थे, आर्य यहां पे रहने वाले नहीं थे, आर्य बाहर से आए थे, फारस से। आर्य यहां पर आकर बसे और उन्होंने द्रविड़ों के साथ संबंध स्थापित किए, तो यहाँ पे एक इंडियंस जो हम कहते हैं ना, हम इंडियंस अस्तित्व में आए। तो उसी के संबंध में अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, वर्णों का उल्लेख हालांकि पहले से ही वेदों में, आ जाओ जो जल्दी आओ, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वेदों में मिलता है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। वेद जो है, वेद कितने हैं बच्चों? सारे एक साथ बताओ मुझे, कौन कौन से? पहला जोर से, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा और चौथा, तालियां तुम्हारे लिए, मैं बजाती हूं। मैंने तुम्हें पहले बताया था, है तो कॉमन सी चीजें, इन सबको याद रखो। याद किस लिए रखो? मैंने कहा था ये सब रटने का नहीं है, समझ के लिखने का है। जहां तुमने समझ के लिखा, तुम्हारे पास लिखने को अथाह सागर होगा, तो समझ के लिखो। तो वर्ण व्यवस्था जो थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत, जो मैंने कल बता दिया है, तो मेरी वीडियो देखना, उसमें तुम्हें विस्तार से उल्लेख मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई,
उसका सिद्धांत क्या था, उसका स्पष्ट उल्लेख है। तो यानी जो ये वर्ण व्यवस्था है ये अब की नहीं है, ठीक है, ये पहले की है। मैंने कहा वर्ण व्यवस्था परंपरागत हिंदू सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत संरचना है। संरचना इसलिए क्योंकि वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनका क्रम भी होता है, ब्राह्मण प्रथम, क्षत्रिय द्वितीय, वैश्य ये। और ये देखिए, इसको बाद में गलत तरीके से मोड़ा गया। बाद में वर्ण व्यवस्था का, जैसे मैंने कल तुम्हें एक महाभारत का किस्सा बताया था कि महाभारत कौन बताएगा, मैंने कल जो बताया था कि यक्ष, जो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो एक तालाब के पास पानी पीने गए, तो तालाब ने कहा पानी तो मैं तब पीने दूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे। बताया था ना मैंने, याद है किसी को? कोई बताएगा यहां आकर? मुस्कान, चलो मैं ही हल्का सा बता, तुझे याद है बेटा शिवम? देखो मैं बताती हूं, थोड़े तुम शब्द भूल गए होंगे, इसको रिपीट कर रही हूं क्योंकि उसका संबंध इसी से है। थोड़ा मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि वर्ण व्यवस्था परंपरागत हिंदू सामाजिक व्यवस्था की संरचना है, अब की नहीं है। अब तो हमारे यहाँ जाति सिस्टम, और जाति के बाद भी सब कास्ट, उपजाति शब्दों का प्रयोग होता है। और उपजाति भी हम क्यों लगाते हैं? जैसे मेरे नाम के आगे, तुम्हारे नाम के आगे, सबके नाम के आगे उपजाति सूचक शब्द होते हैं, ये जाति नहीं है, उपजाति है। पहले लोग, अगर मैं आज से स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात करूं, लोग शूद्र होने में कहते थे हम शूद्र हैं, छुपाते थे। तो एक प्रथा प्रचलित में आई थी, संस्कृतिकरण। लोग अपने आप को छुपाते थे क्योंकि उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। लेकिन आज सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है, कोई नहीं छुपाता, सब चाहते हैं अरे काश मेरा भी सर्टिफिकेट बन जाए एसटी का, अरे मेरा भी बन जाए एससी का, मेरा ओबीसी का बन जाए। तो आज कोई नहीं छुपाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था परंपरागत हिंदू सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत संरचना थी, अब नहीं है। अब किस आधार पर हमारा वो होता है? जाति और उपजाति के आधार पर, और उनकी उत्पत्ति वैसे यहीं से आई है, जाति उपजाति की। अब में हम बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है, चारों का एक सीक्वेंस है। ब्राह्मण पहले पे, क्षत्रिय दूसरे पे, वैश्य तीसरे पे, और चौथे पे शूद्र। इन तीनों को मिलाकर द्विज बोला गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिलाकर द्विज बोला गया। द्विज मतलब परंपरागत हिंदू सामाजिक संरचना। जैसे मैंने बताया था, हाँ, युधिष्ठिर वाली बात बता रही थी मैं, कि जलाशय ने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर जी से पूछा कि बताओ ब्राह्मण कौन है? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण, जो मैंने कल बताए थे, जो दानशील हो, जो सत्यवादी हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो, वो ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जलाशय ने कहा ठीक है। फिर अनीशा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला शूद्र कौन है? नहीं, ब्राह्मण कौन है? तो युधिष्ठिर ने बता दिया। फिर उन्होंने बोला यदि यही गुण जो तुमने बताए हैं किसी शूद्र के अंदर हो तो वो क्या होगा? बिल्कुल सही शिवम, कल मैंने बताया था। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला वो शूद्र नहीं होगा, वो ब्राह्मण होगा, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि हमने वर्ण व्यवस्था में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने कहा वर्ण का महत्व नहीं, वर्ण का आधार है व्यक्ति के गुण। जो यदि रखता है गुण व्यक्ति, पठन पाठन का, मंत्रोच्चारण का, ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप का, वो है ब्राह्मण। अब चाहे वो किसी के अंदर भी गुण हो। आज मैं देखती हूं विदेशों में इंडियंस बच्चे जो होते हैं, इवन विदेशी बच्चे, बहुत अच्छे से गायत्री मंत्र, बहुत सारे संस्कृत के श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु, और उनके मुंह से सुनने में आहा आनंद आ जाता है। जो कोई फॉरेनर ऐसे मंत्रों को गाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लय में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो वही बात, जलाशय वाली बात, कि जो जलाशय को धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला था कि ब्राह्मण गुण से होता है, ऐसे नहीं जैसे हमारे यहां बाद में कैसे बांट दिया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजों ने बांटा नहीं, जानकर बांटा गया। किसके आधार पर बांट दिया गया? इन लोगों के अंदर कि भेदभाव पैदा हो, ब्राह्मण उच्च है, शूद्र को किसी चीज का अधिकार नहीं दिया गया, मंदिरों में प्रवेश का, स्कूलों में प्रवेश का, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने देने का,
जबकि हमारे पुराने हिंदू धर्मशास्त्र कभी भी इस तरह की भेदभाव का नहीं बताते। वो कहते थे, मैंने जैसे कल बताया था वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत में, कि व्यक्ति के गुण इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक माँ के 4 बच्चे हैं, एक तो बहुत निपुण है, कुशाग्र बुद्धि है, सब चीज का उसे एकदम से ज्ञान हो जाता है, तो माँ सोचती है कि ये मेरा बच्चा निपुण है, ये तो सब पढ़ लेगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, फिर 2 बच्चे कॉमन से हैं, कर लेते हैं माँ का, और एक बच्चा उसका थोड़ा नालायक नहीं, मतलब एवरेज है, हाँ मतलब वही काम नहीं कर पाता, देर से समझ पे पाता है। तो उस माँ ने उस गुणों के आधार पर उन बच्चों के कार्यों का विभाजन कर दिया। ध्यान से सुनो मेरी बात। उस माँ ने अपने बच्चों के गुणों के आधार पर कि सारे घर के बाहर के काम तो मेरा ये वाला बच्चा करेगा जो कुशाग्र बुद्धि है, उसे पता ये कभी मार नहीं खाएगा। अगर मैं अपने इस कमजोर बच्चे को बाहर भेज दूंगी तो ये काम नहीं कर पाएगा, जरूर इससे कुछ गलती हो जाएगी। ठीक है, और कहीं माँ तो माँ होती है, माँ ममता का नाम है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, इस कमजोर बच्चे को चोट ना लग जाए, कभी पता चला सड़क पार करते हुए गाड़ी के नीचे आ गया तो कहती तू तो घर के ही काम कर ले छोटे मोटे। ठीक है, अब बच्चे कहने लगे अच्छा मुझे सारे भारी के काम, भारी भारी काम, इस बच्चे को सारे कम काम, ऐसा क्यों? तो ऐसे सेम इसको वर्ण व्यवस्था से मानो, गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जिसके गुण अच्छे थे उन्हें ब्राह्मण में सम्मिलित किया गया, पठन पाठन धार्मिक क्रियाकलाप। ठीक है, फिर जो लोग शक्तिवर्धक होते थे, युद्ध लड़ना जानते थे, युद्ध में सेना का संचालन करना जानते थे, बहुत ज्यादा जिसे कहते थे वो क्या कहते थे शक्तिशाली, उनको क्षत्रियों में शामिल किया गया। जो खेतों में खेती निपुणता से करते थे, व्यापार के लिए जिनके पास अच्छी बुद्धि होती थी, उन्हें वैश्य में शामिल किया गया। और जो कमजोर होते थे, जो कुछ नहीं कर पाते थे, उन्हें ऐसा काम जिससे नुकसान होने की कम संभावना होती थी, इनकी सेवा करना, तो उन्हें शूद्रों में रखा गया। तो व्यक्ति के गुणों के आधार पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो ये बाइफर्केशन बांटा गया है, तो व्यक्ति के गुणों, मैंने बताया था कल तुम्हें, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। पहला परंपरागत सिद्धांत था, दूसरा क्या था गुण व कर्म, एक कर्म का सिद्धांत था, फिर गुण और धर्म का सिद्धांत था, एक रंग का सिद्धांत था। ठीक है, इसके आधार पर सिद्धांत थे। तो ये बताता है कि व्यक्ति के गुण के आधार पर उसको वर्णों में विभाजित किया गया। आज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो शूद्र होते हैं, जो वैसे होते हैं, उन्हें शूद्र कहते हैं, हीन भावना से देखा गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था, गलत इंटरप्रिटेट किया गया है। मेरा मानना है, मैं तो इस थ्योरी को, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि फिर जो SC ST बने ऐसे ही बनते आए, नहीं, इसको गलत इंटरप्रिटेट किया गया। सिर्फ गुण के आधार पर व्यक्ति को बांटा गया था। जैसे मैंने अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया माँ के बच्चों वाला, कि जिसके गुण अच्छे थे तू तो कर ले जाएगा, तू कमजोर सा है, तू रहने दे, तू इस वर्ण में आ जा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विभाजन किया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इसको कंपाइल करने जा रही हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वर्ण व्यवस्था का, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का महत्व बताइए। ये अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो हमारी हिंदू सोशल सिस्टम है, भारतीय समाज, इंडियन सोशल सिस्टम, उसमें वर्ण व्यवस्था की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये महत्व रखता है। देखिए, क्योंकि इस पूरे पेपर का नाम है आपका इंडियन सोशल सिस्टम, यानी भारतीय सामाजिक व्यवस्था। इसको भी मैंने तुम्हें विस्तार से पढ़ाया है, वीडियो फिर से भेजूंगी, एक एक बात रिवीजन करना। हिंदू सोशल सिस्टम में वर्ण व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, धर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। क्योंकि जो हिंदू, मैंने क्या कहा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, यदि मैं तुम्हें कहूंगी पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था, तो इसमें फॉरेन कंट्रीज के जो नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं हैं वो बताई जाएंगी। अगर मैं बात कर रही हूं भारतीय सामाजिक व्यवस्था की, तो इसमें जो भारत में प्रचलित थी प्राचीन काल में, धर्म, कर्म, वर्ण, रीति रिवाज, इसकी पुरुषार्थ व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, ये सब आएंगी। और ये मैं तुम्हें विस्तार से पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने वर्ण को तुम्हें बहुत विस्तार से पढ़ाया है। अब एक क्वेश्चन, जैसा कि मैं तुम्हें बता रही हूं, एग्जाम में आता है
कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस किसकी, वर्ण सिस्टम की, किसमें, इंडियन सोशल सिस्टम में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में। तो क्या होगी, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। जैसे समाज में सरल श्रम विभाजन, श्रम विभाजन कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। जो ये वर्ण सिस्टम है, इससे जो हमारी सोसाइटी है, इसमें हमें पता है कौन क्या करेगा। क्योंकि मैंने जब कल तुम्हें थ्योरी बताई थी ब्रह्मा जी वाले परंपरागत सिद्धांत की, तो मैंने बताया था ब्रह्मा जी शुरू में कंफ्यूज हो गए थे। क्या कंफ्यूज हो गए थे, सारे ब्राह्मण भेजूंगा नीचे पृथ्वी पर, सारे पठन बुद्धि वाले, तो ये तो लड़ने लगे जाएंगे, और यदि सारे में क्षत्रिय भेजूंगा तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, सारे वैश्य भेजूंगा खेती करने वाले, तो इनका वो कौन खरीदेगा, उपज कौन खरीदेगा। तो उन्होंने सिस्टम बनाने के लिए चारों को पृथ्वी पर भेजा। ये थ्योरी मैंने कल बताई थी एक कहानी की तरह, उसे तुम पढ़ना क्योंकि वो इससे को इंटर रिलेटेड है। जो ये वर्ण सिस्टम है, इनके व्यवसाय भी विभाजित हैं। कैसे विभाजित है, ब्राह्मण पठन पाठन का और धार्मिक क्रियाकलाप जितने भी होंगे वो ब्राह्मण करेंगे। ऐसे ही कहा गया क्षत्रिय जो है वो युद्ध में सेना का संचालन करना, दुश्मनों के जब आक्रमण होते थे उनका सामना करना, वो कौन करेंगे, क्षत्रिय। वैश्य क्या करेंगे, खेतों पे उपज उपजाना, व्यापार वाणिज्य, ये सब काम कौन करेगा, वैश्य। शूद्र क्या करेगा, जैसे खाना बनाना, ठीक है, साफ सफाई, इन वर्गों की सेवा करना, इसका काम शूद्र को दिया गया। कहने का मतलब स्पष्ट श्रम विभाजन। तो ये जो पहला पॉइंट है, समाज में सरल श्रम विभाजन, वर्ण व्यवस्था के थ्रू ये पता किया गया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, देखो श्रम विभाजन दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को छोटे छोटे भागों में बांट देना। ध्यान से सुनिए, मैं आपको हर एक शब्द का मतलब विस्तार से बताती हूं। एक घर है या खेत है, ठीक है, और घर में 10 लोग हैं, तो उसने कहा कि तू तो हल जोतेगा, तुम निराई गुड़ाई का काम करोगे, तुम बीज डालने का काम करोगे। एक पीछे पीछे चला, बीज डालता डालता, एक हल लेके चल रहा है। तो ये हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को छोटे छोटे भागों में बांट देना। इससे क्या हुआ, काम जल्दी हो गया। अगर सब लोग पहले खेत में हल जोतते, फिर बीज बोते, फिर निराई गुड़ाई, ऐसे करके देर लग जाती। काम तो हो दोनों तरीके से हो जाएगा। श्रम विभाजन कहते हैं, अगर बाई चांस मैं कहूं कि जैसे हम लोग खाना कैसे खाते हैं, मतलब सामान कहां से लेते हैं, दुकान से। दुकान वाले कहां से लेते हैं, फैक्ट्रियों से, या फिर किसानों से अनाज लेते हैं, जो चावल दाल ये सब बिकते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। ऐसा तो नहीं है मैं पहले खेत में जाती हूँ, सुबह अनाज उगा के फिर काट के फिर वही खाती हूँ, फिर कॉलेज जाती हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। ये डिवीजन ऑफ लेबर है। काम को डॉक्टर पेशेंट देखने का काम कर रहा है, टीचर पढ़ाने का काम कर रहा है, इंजीनियर अपने पुल बनाने का, सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो जो ये वर्ण सिस्टम है, इसमें जो ये 4 भागों में डिवाइड किया गया, सबको पहले पता था मुझे क्या काम करना है। एक ब्राह्मण के बेटे को पता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपने पिता की जगह लेनी है और मुझे भी इसी तरीके से धार्मिक क्रियाकलाप में संलग्न होना है। तो वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ बैठता था, मंत्रों को उच्चारण करना सीखता था, पूजा पाठ करना सीखता था। तो वर्ण व्यवस्था से समाज में सरल श्रम विभाजन क्या है, पाया जाता है। मैं बता रही हूं तुम्हें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का महत्व। तो वर्ण व्यवस्था किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समाज में सरल और स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। हमें भूख भी लगती है, तन ढकने को कपड़े भी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही पानी भी चाहिए पीने को, फिर चाय भी चाहिए। जब ज्यादा ठंड होगी तो सूप या गरम गरम चाय कॉफी मिल जाए तो वाह, आनंद आ गया। और तभी गर्मी हो तो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो क्यों बबलू। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। ऐसे ही आज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं,
क्योंकि मैं टीचर हूं और ये मेरा ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय। मैं एक टीचर हूं, प्रोफेसर हूं, ये मेरा व्यवसाय है। इसके बदले में मुझे वेतन मिलता है और उस वेतन से मैं अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हूं। तुम पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? काम नहीं है, मजबूरी भी नहीं है। अभी जाएगी यहां से चौक और डस्टर घूमते हुए, क्योंकि तुम्हें लगता है पढ़ोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो कल भी हम इस तरीके से टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं, खूब अच्छे से पढ़े तो। आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। तो जो वर्ण व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सोशल, हमारी जितनी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। देखो, ये तो हमारी डेली नीड्स हो गई। डेली नीड्स मतलब ब्रश करना, खाना खाना, चाय पीना। सोशल नीड्स बोलेंगे सामाजिक आवश्यकताओं को। सोशल नीड्स कहते हैं जैसे हमारे समाज में, जैसे हमें पता है किसको कौन सा व्यवसाय है, कौन सा किस स्थान पे आता है, और साथ ही साथ विवाह से संबंधित, परिवार से संबंधित। तुमने देखा होगा जब विवाह करने जाते हो तुम्हारे यहाँ फैमिली में, जब शादियां होती है, रिश्ता तय करने से पहले क्या देखा जाता है? हाँ भाई, लड़की तो देखेंगे तभी तो रिश्ता होगा। अच्छा आंसर है। अब लड़की के और क्या क्या देखेंगे? कुंडली और कास्ट देखी जाती है? नहीं देखी जाती तुम्हारे यहां? तो चुप क्यों हो? लड़की तो देखने चल गए। लड़की में एकदम पहुंच गए। देखो, सुनो मेरी बात। सोशल नीड्स किसे कहते हैं? जब हमारे यहाँ शादी होती है तो कोशिश की जाती है ब्राह्मण वर्ण की शादी ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय की क्षत्रिय में, वैश्य की वैश्य में। इस तरीके से वर्ण सिस्टम बना है। तो हमारी सोशल नीड्स होती है, चाहे हमारे व्यवसाय से संबंधित, परिवार से, विवाह से, नातेदारी से संबंधित, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? वर्ण व्यवस्था हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्योंकि जब स्पष्ट श्रम विभाजन होता है तो हमें पता रहता है कि हमारी शादी किस वर्ण में होगी, हमारा परिवार कौन होगा, हमारा पेशा क्या हो गया, व्यवसाय क्या होगा, ये पहले से पूर्व निश्चित होते थे। और आज क्या है? आज हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है समाज के संगठन को दृढ़ता प्रदान करना। शुरू में जो वैदिक सभ्यता थी, बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए और अक्सर होते रहते थे। जो वर्ण व्यवस्था थी, इसने समाज को दृढ़ता, मतलब देखो, एक बिल्डिंग है, जब उसकी नींव मजबूत होगी, अगर उसकी ऊपर ऊपर नींव रखी गई और भूकंप आ गया तो क्या होगा? कौन गिर जाएगी? बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग गिर जाएगी। यदि बिल्डिंग की नींव को बहुत नीचे तक बनाया गया, ठीक है, मजबूत बनाया गया, और भूकंप आ गया, वो बिल्डिंग गिरेगी? एक हद तक वो नहीं गिरेगी, जब तक बिल्कुल ही विनाशकारी भूकंप 8 की तीव्रता, रिक्टर स्केल पे 8 की तीव्रता वाला ना आ जाए, तब तक वो नहीं गिरेगी। सेम इसी प्रकार हमारे परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन का जो बेस था, आधार था, वो थी वर्ण व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत, हमारे पुरुषार्थ, आश्रम, संस्कार व्यवस्था। उसकी नींव इतनी गहरी थी जिसने भारत को अडिग बनाए रखा। तभी तो उसमें कहा गया कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, समाज के संगठन को दृढ़ता देता है। दृढ़ता मतलब गिर नहीं सकता, नहीं। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, और महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? है 25 बार है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही भूल जाऊंगी, कभी कभी हो जाता है जब रिवीजन नहीं करते। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, भारत अडिग खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव क्या थी? मजबूत थी, उसको दृढ़ता दिया गया। उसका सामाजिक संगठन इस प्रकार से था कि वो गिरा नहीं। मोहन, सामने देख। तो जैसे एक इमारत, सुनो मेरी बात, जैसे एक इमारत की नींव बहुत गहरी और दृढ़ होगी, कितना भी भूकंप आ जाए वो कभी नहीं गिरने वाली। इसी प्रकार
भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो नींव थी, उसकी नींव इन चीजों से बनी थी जिसने भारत को कभी गिरने नहीं दिया। हमारे यहां अंग्रेज आ गए, वो एटकिंसन, मैंने अगर तुम लोग, मैं उत्तराखंड की लाइव टेस्ट सीरीज ले रही हूं 2:30 बजे, तुम लोग कम आ रहे हो, रजनी आती है थोड़ी बहुत, हाँ, तो ये तुम पार्टिसिपेट करो। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, अंग्रेज भारत के वेद पुराण ये सब विदेश ले गए अपने यहां और उनका अनुवाद किया अंग्रेजी में, क्योंकि मैं तुमसे बता रही थी जो पहले सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, जितनी भी सर्जरी, जितने भी ये इलाज होते थे और जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट या औजार होते थे, उनका वर्णन आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ कर दिया गया था। अंग्रेज हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेके चले गए, उनका अनुवाद किया, फिर पेटेंट करा लिए। तो हमारे भारतीय समाज इसलिए नहीं गिर सकता क्योंकि उसकी नींव बेहद मजबूत है। और जो हमें ये बांटा गया है ना, मैंने तुमसे कल कहा था, मैं इंसान को इंपॉर्टेंस देती हूं, ना मैं कभी धर्म ना जाति, इसको मैं कभी नहीं मानती। मेरे लिए व्यक्ति और उसके गुण इंपॉर्टेंट है। कल मैंने तुम्हें बताया था ना, नो मैटर कि वो कौन है, किस धर्म से है, नो मैटर वो किस जाति से है, इंपॉर्टेंट होते हैं उसके गुण, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उससे और आज की तारीख में वो जमाना आ गया है, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति के कर्म और गुणों से उसकी पहचान होती है, उसकी जाति धर्म से नहीं होती है। और बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल है, अगर तुम कहोगे नहीं मैडम ऐसा नहीं है, रेयर केस में छोड़ दो, बाकी आपके गुण और आपके कर्म इंपॉर्टेंस होते हैं। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में समाज के संगठन को ये क्या है, वर्ण व्यवस्था दृढ़ता प्रदान करता है। इसी प्रकार समाज में समानता बनाए रखता है। कौन बताएगा इसको? इक्वालिटी, वर्ण सिस्टम। अब तुम कहोगे कि मैडम ये तो इनइक्वालिटी हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन मैंने बताया ना धर्मराज युधिष्ठिर वाली बात, तुम उस पर मत जाना। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने गुण के आधार पर बताया था कि व्यक्ति के, धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा था, अगर यही सब क्वालिटी एक शुद्ध में हुई तो वो शुद्ध नहीं है, वो ब्राह्मण है। तो वर्ण व्यवस्था को गलत इंटरप्रिटेट कर दिया गया बाद में तोड़ मड़ोड़ के, और फिर साउथ में तो बहुत ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया जाता था शूद्रों के साथ। तो वो अब, जबकि अब ऐसा नहीं है, अब लॉज आ गए हैं। तो जो ये है वर्ण व्यवस्था, समाज में समानता बनाए रखता है। किस लिए? क्योंकि सबको अपने ऑक्यूपेशंस पता है, हमें पता है हमें किस धर्म में विवाह करना है, किस जाति में करना है, हमारा क्या व्यवसाय है, हमें किन नियमों का पालन करना है, ये पूर्व निर्धारित है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें है रक्त की शुद्धता बनाए रखना। देखो बहुत से लोग, बहुत से इतिहासकार, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, वर्ण व्यवस्था को गलत इंटरप्रिटेट किया, वही डिवीजन बता दी कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे है और शूद्र सबसे नीचे है, इनको कोई अधिकार नहीं है, इस तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आज हमारी जो माननीय राष्ट्रपति है, महामहिम, कौन है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। वो किस उससे आती हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब से, अनुसूचित जनजाति से, और वो हमारी भारत की क्या है? राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, हाँ हामिद साइन करना, 1 मिनट, आजा जा, चल रही थी ना वीडियो। किसकी है, क्या है ये? हाँ हाँ बेटा, मेरा पेन, जरा पेन देना। समाशा ओके मिस, थैंक यू। तो ये मैंने सब इक्वालिटी बनी रहती है समाज में, इसको गलत इंटरप्रिटेट करके बांटा गया। हम बटे नहीं, हमें जानबूझकर बांटा गया, हम नहीं बटे। हम देखो, अभी भी अगर मैं तुमसे बात करूं, इस क्लास में कितनी वेरिएशन है? कितने धर्म जाति अलग अलग उससे है, कभी कोई भेदभाव तुमने देखा है? लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने कल भी कहा था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, ठीक है, और मैं ये भी कहती हूं अपने अपने धर्मों में विश्वास और आस्था बना के रखना। मैं कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं करती हूं। तुम जिस भी धर्म से हो उसके प्रति अपनी निष्ठा, आस्था और श्रद्धा हमेशा बनाए रखना। तो हम बंटते नहीं, हमें बांटा जाता है।
तो जो ये सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, इसने हमेशा से ही समाज में समानता बनाए रखी। और साथ ही साथ मैंने बात कर रही हूं रक्त की शुद्धता की। बिल्कुल रक्त की शुद्धता, जब द्रविड़ यहां की मूल प्रजाति थी, बाहर से कौन आए थे? आर्य आए थे। जब आर्य और द्रविड़ों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और उनकी जो संतानें हुई वो अलग वर्ण की मानी गई। ठीक है, द्रविड़ और आर्य, तब से ही जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। हम कहते हैं ना ये कास्ट सिस्टम कहां से आया, तो जब ये मैं कास्ट पढ़ाऊंगी तब तुम्हें विस्तार से पढ़ाऊंगी। बबलू तू आगे आ जा, तूने बहुत डिस्टर्ब कर रखा है, या इधर चेयर पे बैठ, इधर आ जल्द। देखो रक्त की शुद्धता क्या होती है, ध्यान से समझिए मेरी बात। जब तुम साइंस पढ़ोगे, हालांकि यहां अभी देखा नहीं जाता, फॉरेन कंट्री में जैसे हमारे यहां जब शादी होती है तो कुंडली का मिलान किया जाता है। विदेशी देशों में जब शादी होती है तो सबसे पहले लड़के और लड़की का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। रीजन बता सकता है कोई क्यों? हाँ सानिया, हाँ बताओ। देखो तुम सब एडल्ट हो और मैं चाहती हूं, मैं तो बहुत फ्रैंक हूं इस मामले में, आप लोग हैं? हाँ, क्या होता है उससे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम की एक बीमारी। देखो सुनो, तुम सब सही हो और जान के बेहद खुशी हो रही है मुझे कि तुम सब मतलब बीए के स्टूडेंट और कितनी नॉलेज रखते हो। तालियां हो जाए जो उससे पहले तुम्हारे सब लेते थे। सच में सुन के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और तुम्हें सब जानना चाहिए, फॉरेन कंट्रीज में RH फैक्टर होता है हमारे पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मैं कहती हूं मैं O पॉजिटिव हूं, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? B नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब माइनस। तेरा क्या है? B नेगेटिव। अगर नेगेटिव की शादी पॉजिटिव से, जैसे B नेगेटिव वाले की शादी B पॉजिटिव वाले से हो जाती है, तो जब पहला बच्चा पैदा होता है वो किसी तरीके से जीवित रहता है, वरना बच्चे नहीं होते। या तो वो कंसीव ही नहीं कर पाती महिला, नहीं तो बच्चे नहीं होते। तो फॉरेन कंट्रीज में कुंडली नहीं मिलाई जाती, वहां RH फैक्टर देखा जाता है। मैंने बताया ना ये बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नाम पूरा ऐसे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकल पा रहा, लेकिन यही है, रॉ फैक्टर बोलते हैं उसको। रीसस नामक बंदर पर यह रिसर्च हुआ था। अब मैं तो सोशियोलॉजी की हूं, लेकिन जब कंपटीशन देने जाओगे ना बच्चों, और लग रहा है कि तुम तैयारी कर रहे हो, और ऐसे ही सब स्टूडेंट करेंगे मेरी तैयारी, ठीक है। ऐसा माना गया वर्ण रक्त की शुद्धता बनाने के लिए भी इसका ये सहायक हुई वर्ण व्यवस्था। इसलिए सहायक हुई कि ब्राह्मण जाति का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्र का शूद्र में। इससे क्या हुआ, रक्त की शुद्धता बनी रहती है। अगर किसी शूद्र का विवाह ब्राह्मण से, और जब इनकी संतान पैदा होती थी तो वो अलग उसकी मानी गई, वो फिर ना तो ब्राह्मण ना शूद्र, तो उससे रक्त जो होता था मिक्स हो जाता था, ऐसा माना जाता था। तो जो ये वर्ण सिस्टम है, इस वर्ण सिस्टम ने रक्त की शुद्धता को बनाए रखने में अपनी इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो ये है वो सब पॉइंट्स जिसने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का महत्व है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये वर्ण व्यवस्था मैंने कंप्लीट करा दिया है। जितनी भी 4 वीडियो टोटल हो जाएंगी, इनको देखना, आपका वर्ण सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।